देखिए, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, अगर आप लोग किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जीके जीएस से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं? सिविल सर्विस हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया। वनडे एग्जाम में आप देखते हैं कि एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियां होती रहती, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा के लिए होता रहता है। तो जब जीके जीएस के लिए आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद मॉक टेस्ट दिया करिएगा। मॉक टेस्ट देने से ये मालूम चलता है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, कहाँ कमियां रह गई, उन कमियों को सुधार करने का मौका मिलता है। इससे पहले हम लोग 10 टेस्ट आपके खत्म कर चुके हैं, 11वां टेस्ट है। और आप लोग भी इस टेस्ट को दीजिए और अपना स्कोर भी बताया करिएगा, ठीक है? चलिए, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला लिखा? अब आप लोग कहोगे भैया पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश होगा। समझ रहे हैं आप लोग? बांग्लादेश होगा, जो हमारा पड़ोसी है ना। ये आप देखें कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का बड़ा योगदान है। रविन्द्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम, शांति देव घोष और अनीसुर रहमान। तो आप सभी को बता दूं कि कौन है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर साहब आप लोगों को देखने को मिलेगा। गीत बंगाली में लिखा हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। 7 अगस्त 1941 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने पांथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा हो, जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई? बताइए। इसमें आप देखिए विभूति भूषण बंदोपाध्याय, और आप देखेंगे कि इसमें बांकिम चंद्र चटर्जी, शंभुनाथ पंडित, शरद चंद्र उपाध्याय। बताइए क्या लगाओगे? तो अगर आप लोगों को मालूम होगा तो आपने क्या लगा दिया होगा? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पांथेर पंचाली नामक उपन्यास विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया। पाथेर पंचाली की पटकथा का लेखन और निर्देशन सत्यजीत राय ने वर्ष 1955 में किया था। तो इसमें आप लोग देखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? बताइए। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? ये आप देखिए, आपसे कह रहा है गोवा है, महाराष्ट्र है, मणिपुर है, तमिलनाडु है। कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो भैया ये आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? गोवा में देखने को मिल जाएगा। कहाँ? गोवा। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस भारत के गोवा राज्य में स्थित है। यह एक कैथोलिक बेसिलिका है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित भी किया गया है इसे। और यूनेस्को देखिए एक संगठन है, इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। मैं बात कर रहा हूँ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। गोवा भी, चलिए गोवा के बारे में बात करते हैं। पणजी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। किसकी? गोवा की। इसकी सीमा कितने देशों, कितने राज्यों से लगती है? एक तो महाराष्ट्र से लगती है, एक कर्नाटक से। आप देखते हैं कि इसकी गोवा की सीमा लगती है। और इसे आप देखेंगे कि 19 दिसंबर 1961 में क्या बनाया गया था? ये आप देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 30 मई 1987 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 40 सीटें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? ये आप देखते हैं कि गोवा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मड़ई त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी का त्योहार है? आदिवासियों का मड़ई त्योहार की बात हो रही है। ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मड़ई त्योहार छत्तीसगढ़ का आदिवासी त्योहार है। यह त्योहार छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र से शुरू होता है वहां। और आप देखेंगे छत्तीसगढ़, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ कहाँ, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और इसमें आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। कब? किसे? मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य। ये भी याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ विधानसभा में अगर आप लोग देखें तो 90 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। कितनी है? 90 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखेंगे कि 5 सीटें हैं। लोकसभा में आपको 11 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य आपको देखने को मिलेगा? ए गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो दप्पू नृत्य आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। यह तेलंगाना में भी बहुत प्रसिद्ध है। और इस नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में हुई थी।
चलिए अब आंध्र प्रदेश के बारे में आपको जान लेना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए इसकी राजधानी आपको क्या देखने को मिल जाएगी, अमरावती है। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। अब बात आती है कि विधानसभा की सीटों की, तो आप देखिए 175 सीटें हैं यहाँ। कितनी? 175 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें आपको देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ का क्षेत्रफल 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, आंध्र प्रदेश। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सिसेर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सिसेर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ये आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। सिसेर कविता की रचना और नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। आखिरी कविता के नाम से भी जाना जाता है, या उनकी रचनाओं के खंड 21 में शामिल है। तो इसमें आप देखेंगे क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपसे कि भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा, गोपाल चंद्र गिरिधर दास। तो भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यह एक हिंदी नाटक है, इसे साल 1875 में लिखा गया था। राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है। तो इसमें आप लोगों ने ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। क्या है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए अगर हम बात करें राजा किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो 9 सितंबर 1850 में इनका जन्म हुआ था और 6 जनवरी 1885 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इसमें आप लोगों ने ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा देखने को मिलेगी आपको? तो श्रीलंका और सिंगापुर, मॉरिशस सिंगापुर, श्रीलंका मलेशिया, इंडोनेशिया मलेशिया। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी कहाँ, श्रीलंका और सिंगापुर। श्रीलंका की बात करें तो क्या है, कोलंबो, श्री जयवंदनापुरा कुट्टे इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। पाक जलमरू, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच ही आपको देखने को मिलती है। और सिंगापुर की अगर हम बात करें तो क्या है, बताइए इसकी राजधानी आप लोग बताइए क्या है। ठीक है, नीचे आप लोग लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला किस प्रदेश में देखने को मिलेगा? और आपको मालूम होगा कि यहाँ महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी, पर कोर्ट ने आप देखते हैं कि अनुमति दी। तो सबरीमाला मंदिर है यहाँ। तो ये आप देखें कहाँ देखने को मिलेगा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आपको बता दूं कि ये केरल में देखने को मिल जाएगा। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आप देखते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 140 सीटें आपको देखने को मिलेगी। राज्यसभा में आप लोगों को 9 सीटें देखने को मिल जाएंगी और लोकसभा में 20 सीटें हैं। और 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, तमिलनाडु, क्या केरल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा क्वेश्चन है कि ये रम्मन किस प्रदेश का त्योहार? रम्मन की बात हो रही है। रम्मन किस प्रदेश का त्योहार है? या आप देखिए उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। रम्मन उत्तराखंड का एक धार्मिक त्योहार है। यह गढ़वाल हिमालय में मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल अप्रैल के अंत में उत्तराखंड के चमोली जिले के सलू डोंगरा गांव में मनाया जाता है। ये भी याद रखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था। कब की बात है? सन 2000 की बात मैं कर रहा हूँ। और 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या? उत्तराखंड। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। और विधानसभा में अगर आप लोग यहाँ देखें तो 70 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रसिद्ध नावा कलेवर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है? प्रसिद्ध नावा कलेवर या नावा कलेवर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। बताइए। ये प्रसिद्ध नव कलेवारा त्योहार उड़ीसा राज्य से जुड़ा है। यह त्योहार जगन्नाथ मंदिर पुरी में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब बात आती है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर आपको देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो इसकी सीमा आप देखते हैं कि किससे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। अब बात आती है कि यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें देखने को मिलती हैं, कहाँ? मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा की। तो यहाँ विधानसभा में 147 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। राज्यसभा में 10 सीटें और लोकसभा में 21 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी।
और 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं? लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर सूर्य मंदिर, कोणार्क, और आप देखते हैं कि मीनाक्षी मंदिर मदुरै, और जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो ये आप देखते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा। ये आप देखिए 13वीं शताब्दी ईस्वी में सूर्य मंदिर है। मंदिर का श्रेय पूर्व गंग राजा गंगवंश को दिया जाता है इस ग्रह से बनवाने का। बी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल ठीक है। हनुक नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? ये हनुक की बात हो रही है। ये आप देखते हैं कि पारसी, बौद्ध, कन्फ्यूशियस, यहूदी। तो इसमें क्या लगाओगे आप? यहूदी ही लगा दोगे। क्या है? यहूदी धर्म पर्व है। हनुक्काह भी कहते हैं इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है थीपुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थीपुसम त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तेलुगु, मलयालम, तमिल, मराठी। तो भैया ये आप देखेंगे कि किसके? तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि फ्लेमिंगो त्योहार किस विदेश में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो त्योहार कहाँ? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, केरल। तो आप बताएंगे भैया ये फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में मनाया जाता है। तो इसमें आप लोग आंध्र प्रदेश लगा दोगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। शून्य का आविष्कार एक भारतीय ने किया था, लेकिन कहते हैं कि अज्ञात, कई लोग कहते हैं अज्ञात है, इसका नाम याद नहीं है। कोई क्या कहता है? ब्रह्मभट्ट, आर्यभट्ट, और ये आप देखिए अज्ञात भारतीय ब्राह्मण है। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था, इसे भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने परिभाषित किया है। तो इसमें अज्ञात भारतीय लगाया गया है, कई जगह माना गया है। तो आप लोग सी ऑप्शन लगा देंगे। कहते हैं ना जीरो की खोज भारत में हुई। वेद समाज की स्थापना किसने की? वेद समाज की स्थापना किसने की थी? और स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, और केशव चंद्र सेन। बताइए किसने की थी? केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने मिलकर साल 1864 में मद्रास, चेन्नई में वेद समाज की स्थापना की थी। वेद समाज ब्रह्मा समाज से प्रेरित था। तो केशव चंद्र सेन, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला है, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? नामदेव ने, तुकाराम ने, ध्यानेश्वर ने, या विसोबा खेचर ने? बताइए। तो ये आप देखेंगे ध्यानेश्वर होंगे। क्या? संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना संत ज्ञानेश्वर ने की थी। ज्ञानेश्वर को वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। वारकरी संप्रदाय हिंदू धर्म का की वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे? निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे? सूरदास, तुलसीदास, मलूकदास, रैदास। तो रैदास हो जाएंगे इसमें। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? एक गोपुर, शिखर, मंडप, विमान। तो गोपुरम, विमान और गर्भगृह द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता है। तो इसमें आप विमान लगा देंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? चोल काल की बात हो रही है। और निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? नटराज की, मुरुगन की, विष्णु की, वेंकटेश्वर की। तो आप सभी जानते हैं इसमें तो नटराज की कांस्य मूर्ति देखने को मिलेगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला है, महाबलीपुरम के पेगोड़ा किसके द्वारा बनवाए गए? महाबलीपुरम के पेगोड़ा किसके द्वारा बनवाए गए? पल्लवों के द्वारा, चालुक्यों, चोल चेर। तो आप देखिए महाबलीपुरम के 7 पेगोड़ा या 7 मंदिरों का निर्माण पल्लव राजाओं नरसिम्ह वर्मन प्रथम, परमेश्वरम नरसिम्ह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह मंदिर 7वीं से 8वीं शताब्दी में बने हैं। तो आप देखेंगे कि कौन हो जाएगा इसमें? पल्लव हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला है, पाली भाषा में निगंठा नटपुत्र किसे कहा जाता है? महावीर, गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो ये आप देखिए पाली भाषा में निगंठा नटपुत्र किसे कहा जाता है? महावीर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महावीर को कहते हैं इसमें। गौतम, अरे भैया सॉरी, पाली भाषा में निगंठा नटपुत्र किसे कहते हैं? बताइए। ये महावीर ही होगा। ठीक है, महावीर होगा सो।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरण ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरण ग्रंथ है? ए सिलप्पिडिकरम, पट्टू, तोलकप्पियम, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप सभी जानते हैं तोलकप्पियम होगा। तो तोलकाप्पियम भी तमिल व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है, तमिल साहित्य का सबसे पुराना ग्रंथ भी माना जाता है। कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में देखने को मिलेगा? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है या गद्य और पद्य दोनों में? ये आप देखते हैं कि क्या दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ करने के नियम भी बताए गए हैं। चलिए, तो इसमें क्या लगा दोगे? यजुर्वेद। आपका डी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल सही है इसमें। और इस तरह से आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अपना स्कोर आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरे लिए कोई सवाल हो, आप लोगों का सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।